नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए क्रैश कोर्स में हिस्ट्री यानी कि इतिहास की बात करें। 30 वीडियो में 30 वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया पूरे हिस्ट्री को खत्म करेंगे। अब देखो यहाँ पे हिस्ट्री को खत्म इस तरीके से करेंगे, ऐसे नहीं कि हम पूरे हिस्ट्री को खत्म करने बैठे हैं तो लंबा टाइम लग जाएगा। लेकिन 30 वीडियो में मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है कि पूरे हिस्ट्री में बात करें। आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस देखोगे तो 2 पार्टों में हिस्ट्री आपसे आएगा। ठीक, एक तो 5 नंबर का, एक तो 5 नंबर का, यानी कि टोटल 10 नवंबर महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए 30 वीडियो चला गया। अब जियोग्राफी की बात करें, 15 से 16 क्लास में पूरा आपका जियोग्राफी में कवर करने की कोशिश करेंगे। पूरा नहीं, सिलेबस के हिसाब से हम कवर करेंगे। ठीक, और हिस्ट्री भी हम सिलेबस के हिसाब से ही कवर कर रहे हैं। आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होगे, वीडियो को शेयर करते हो ये तो पता है, लेकिन और थोड़ा रिस्पॉन्स आता तो और अच्छा होता। ठीक, और कमेंट्स आपके अच्छे अच्छे नीचे होने चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप जैसा कि मैंने बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना यूपी ट्रिपल एस सी पेट का। इसके अलावा हमारे पीडीएफ है, आपको पता होगा क्रैश कोर्स के पीडीएफ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, यूपी जी के, साइंस, स्ट्रेटेजी। इसमें आपके पास हिस्ट्री होनी चाहिए, हिस्ट्री 100% होनी चाहिए आपके पास। ज्योग्राफी होनी चाहिए लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। स्टैटिक जीके का आप जितने भी टॉपिक आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस में दिए गए हैं सारे आपको इस स्टैटिक जीके के पीडीएफ मिल जाएंगे। सारे पीडीएफ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 50% का डिस्काउंट चल रहा है, जाके ले सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण साम्राज्य की बात करें जिसको बोलते हैं गुप्ताज डायनेस्टी। ठीक है, गुप्ताज वंश। तो आज हम इसको करेंगे गुप्त वंश के बारे में। जितने क्वेश्चन से करेंगे सारे इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं फिर से बोलता हूं। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हम गुप्त वंश की बात करें, गुप्त वंश की, तो ये इसके संस्थापक कौन से, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें कौन थे, श्रीगुप्त थे, श्रीगुप्त। ठीक, श्रीगुप्त की बात करें, गुप्त साम्राज्य की बात करें, इसकी उदय की तो 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था। कौन थे संस्थापक, श्रीगुप्त। इसके बाद कोई भी वंश की बात करें, कोई भी डायनेस्टी की बात करें, जब भी प्रश्न बनते हैं तो मैंने बोला है कि आपको संस्थापक तो याद करना है। पहला उत्तराधिकारी कौन था, पहला शासक कौन था। एक तो किसी भी डायनेस्टी वंश की बात करें उसका एक महान शासक होता है, उसके बारे में पढ़ना। जैसे मैं गुप्त साम्राज्य की बात करूं तो चंद्रगुप्त फर्स्ट महान शासक थे, समुद्रगुप्त महान शासक थे, तो इन सारों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, अब बात करें हम गुप्ताज डायनेस्टी की, श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे। इसी में बात करें इनके उत्तराधिकारी कौन थे, श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी बाद में घटोत्कच हुए थे। और गुप्त वंश के महान शासकों में मैंने बोला चंद्रगुप्त फर्स्ट हुए। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा ही की गई थी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। 2 क्या है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा अधिकार की उपाधि धारण की। किस शासक ने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाराजा अधिकार की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात करें, इसके उत्तराधिकारी कौन थे, इसके उत्तराधिकारी थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको, समुद्रगुप्त को। ठीक, समुद्रगुप्त की के दरबारी कवि एक थे, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। कौन थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, ये थे हरिशेर। अब हरिशेर से आपके अगर जो आप हिस्ट्री पढ़े हो तो याद आ रहा होगा कि हरिशेर की एक प्रसिद्ध रचना है जिसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति लेख। प्रयाग प्रशस्ति लेख किसके द्वारा लिखा गया, ये हरिशेर के द्वारा लिखा गया। समुद्रगुप्त ने महाराजाधिकार की उपाधि धारण की तथा इसके अलावा अश्वमेधकर्ता की भी उपाधि अश्वमेधकर्ता की भी उपाधि धारण की थी, अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। अब समुद्रगुप्त के बाद इनके उत्तराधिकारी कौन थे, ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य बोलते हैं क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इसी चंद्रगुप्त के शासनकाल में फाहयान भारत आया था, फाहयान भारत आया था, ध्यान रखिएगा। ठीक, चले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। किसके शासनकाल में ये अभिलेख लिखे गए। ठीक, प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख की बात करें, ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में लिखे गए थे। बिलसर स्तंभ लेख की बात करें, ये कुमारगुप्त के शासनकाल में लिखे गए थे। यही कुमारगुप्त हैं जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक, भीतरी स्तंभ लेख की बात करें, स्कंदगुप्त के शासनकाल में लिखे गए। और मंदसौर अभिलेख की बात करें, ये बंधु वर्मन के शासनकाल में लिखे, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, गुप्त शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन ऐसा व्यक्ति था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक था। ठीक, अब कौन था भाई,
तो ये थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की बात करें, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट गुप्त शासन काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में मैंने बताया, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलते हैं, इनके दरबार में रहते थे। इनके दरबार में बात करें ये रहते थे। और आर्यभट्ट की अगर जो बात करें, इनकी कुछ रचनाएं हैं। जैसे हम बात करें, इनका रचना है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया? आर्यभट्ट। एक है आपका आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम ये भी आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया। चंद्रगुप्त के दरबार में खगोल वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट। और अगर जो बात करें, इनके दरबार में एक आयुर्वेदाचार्य भी रहते थे, जो थे धन्वंतरी। कवि भी रहते थे, एक प्रसिद्ध कवि थे कालिदास, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक, चले ध्यान रखिएगा, गुप्त काल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए गुप्त काल को यहाँ पे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी बोला जाता है। ठीक, चल आगे चले। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा की बात करें, ये थी संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन पुकारा था? तो ये भारत का नेपोलियन पुकारे थे समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? कौन था भाई? ये थे आपके चंद्रगुप्त। कौन थे? हुड़ों को स्कंदगुप्त थे। स्कंदगुप्त यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और एक और चीज इंपॉर्टेंट है स्कंदगुप्त से रिलेटेड, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी करवाया था, पुनः निर्माण भी करवाया था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। ऑप्शन नंबर सी। 9 की बात करें, एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरड़ अभिलेख का संबंध की बात करें, ये है भानुगुप्त से। भानुगुप्त से। ठीक, भानुगुप्त की बात करें, एरड़ अभिलेख की बात करें, इसी अभिलेख में पहली बार सती प्रथा होने का भी प्रमाण मिलता है। और भोजराज थे, एक राजा थे, भोजराज की मृत्यु पर उनकी पति इनके साथ सती हो गई थी। तो किस अभिलेख में सती प्रथा होने का पहली बार प्रमाण मिलता है? तो ये आपसे पूछे तो एरड़ अभिलेख। और एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान की बात करें, ये चीन का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी। चीनी बौद्ध यात्री था फाहियान, जो भारत आया था। ठीक है, आगे बात करें, क्वेश्चन में 11 की बात करें, कुछ गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो कविराज बोला जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी। 12 की बात करें, मंदिर निर्माण कला का सर्वप्रथम जन्म कब हुआ? मंदिर निर्माण का सर्वप्रथम जन्म की बात करें, ये हुआ था गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी। 13 की बात करें, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ये थे आपके विष्णु। विष्णु यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी की बात करें, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार में 9 रत्न में से एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन थे? चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर बी। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? इसका आंसर क्या होगा? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली की बात करें, ये राजतंत्रात्मक थी। ऑप्शन नंबर ए। 16 की बात करें, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो ये दिया जाता आपका, किसको दिया जाता? चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में आरंभ हुई थी, बनी थी। ठीक, स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा। कुमारगुप्त। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण किया गया, इसको खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन आखिरी बार 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको पूरी तरीके से जलवा दिया गया था। ठीक, आगे चलें। 18 की बात करें, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो ये हो जाएगा गुप्त वंश के। गुप्त वंश यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 19 की बात करें, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? इसका आंसर क्या होगा? ये प्रयाग के अभिलेख में उल्लेखित है। 20 की बात करें, 20 क्या है? कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त। हाँ, एक और चीज मुझे याद आ रहा है, ये जो आप पंचतंत्र के बारे में सुनते हो कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया, तो ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। विष्णु शर्मा। ठीक, संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है पंचतंत्र। ठीक है, और इसे गुप्त काल में लिखा गया, इसको ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में। ठीक, 21 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? तो अभिज्ञान संकुलम, ये तो पता ही आपको, कालिदास। मालव्याग्निमित्र, ये भी कालिदास। विक्रमोसीरियम, ये भी कालिदास। और जानकी हरण, ये कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 22 की बात करें, गुप्त वंश की अवधि का शासन माना जाता है। ध्यान रखिए, गुप्त वंश जो चला था 319 से
500 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 23 की बात करें, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कब से? तो बाल विवाह की प्रथा की बात करें ये गुप्त काल में आरंभ हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 24, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के की बात करें ये जारी किए गए थे आपके गुप्त काल में। गुप्त काल में ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, गुप्त काल में। ठीक, 25 की बात करें, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा के पहले उल्लेख की बात करें ये हमें एरड़ अभिलेख से मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। 26 की बात करें, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों के क्रम को बताएं। देखिए हमें क्रम की बात करें, सबसे पहले चंद्रगुप्त आए थे, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम पहले नंबर पे थे। दूसरे नंबर पे आए थे यहाँ पे समुद्रगुप्त, इसके हिसाब से देखा जाए। तीसरे नंबर पे बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य बोलते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पे कुमारगुप्त, पांचवें नंबर पे स्कंदगुप्त आए थे। ठीक है, ये क्रम 1 2 3 4 5 ही सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़े ढेर की बात करें ये कहाँ से प्राप्त हुआ? ये बयाना की बात करें ये राजस्थान भरतपुर में पड़ता है, यहाँ से प्राप्त हुआ था। 28 की बात करें, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? भाई किसको माना जाता है? स्कंदगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त नहीं, कुमारगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। 29 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। ठीक, विशाख दत्त किससे रिलेटेड है भाई? नाटक के। 12 मिहिर कौन थे? तो 12 मिहिर की बात करें खगोल वैज्ञानिक थे। चरक चिकित्सक थे। ठीक, ब्रह्मगुप्त कौन थे? गणितज्ञ थे। देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो ये भी ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने, मैंने बताया था 2 बुकें लिखी थी, एक आर्यभट्टियम, एक सूर्य सिद्धांत। और सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही बताया था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये भी आप ध्यान रखोगे। 31 की बात करें, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबे का सिक्का जारी करने वाले पहले गुप्त शासक की बात करें तो ये थे रामगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। 32 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तो एक तरफ शासक दिया गया, एक तरफ अभिलेख। किस शासक के शासनकाल में कौन से अभिलेख लिखे गए? तो समुद्रगुप्त की बात करें, इसके शासनकाल में प्रयाग प्रशस्ति, ये तो मिल गया भाई। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में क्या? महरौली लौहस्तंभ, हाँ ये भी सही है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में भीतरी, ये सारे तो सेम है भाई। बुद्धगुप्त में ये 1 2 1 का 1 बी का 2 सी का 3 डी का 4, ऑप्शन नंबर ए। 33 की बात करें, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की? भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी या उपाधि ग्रहण की थी, ऑप्शन नंबर सी। 34 की बात करें, कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ जो है वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? क्योंकि ध्यान रखिएगा, ये आपको पता होगा लौह स्तंभ जो है ये अभी तक जंग नहीं लग रहा है, उसकी जंग रोधकता के कारण यहाँ पे वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है। तो ये थे आज के क्लास के 34 प्रश्न। आई होप आपको ये भी पसंद आया होगा। आप लोगों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, PDF बाय जरूर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।